राम राम साथियों, मैं नील चौधरी कर्सिवर्स द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। तो आज का अपना वीडियो है साथियों, आपको पता है जो अपनी सीरीज चल रही थी, जो 11th का कोर्स चल रहा था, अपना 11th का जो कोर्स चल रहा था बेसिक प्लस फाउंडेशन, उसके अपने 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। ये आज अपना तीसरा चैप्टर, इस वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट तीसरा चैप्टर कवर करेंगे, जिसका टॉपिक है मृदा यानी सोयल। जो चैप्टर का नाम क्या है? मृदा सोयल, जिसके बारे में अपन इस क्लास में है पढ़ने वाले हैं। 11th एग्रीकल्चर की अपनी क्लास चल रही थी, जिसमें अपन कंप्लीट कोर्स कवर कर रहे थे साथियों, बेसिक से लेकर फाउंडेशन तक। तो अपन ने ऑलरेडी 2 पार्ट हैं, यानी 2 चैप्टर हैं, वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप दोनों पार्ट हैं वो देख सकते हैं। अपन डिटेल में बात करते हुए चल रहे हैं, चैप्टर की बुक के अकॉर्डिंग सारी चीजें अपन देखते हुए चल रहे हैं। और इसके शॉर्ट नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं आप लोग, आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है साथियों, तो सभी साथी जो इस चैनल पर अभी नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। जो साथी नए जुड़े हैं इस वक्त हमारे चैनल के साथ, वो साथी जरूर शेयर करें इस क्लास को। आपने अभी तक बाकी क्लासें नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, आज का अपना जो सस्य विज्ञान है साथियों, 11th की क्या सस्य विज्ञान, उसका चैप्टर 3 अपन कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसका जो टॉपिक है वो रहेगा मृदा यानी सोयल, जिसके अंदर अपन कंप्लीट बात करेंगे सोयल के टाइप्स के बारे में। सारी चीजें अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे साथियों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चलिए, क्लास है अपनी स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, चैप्टर है, आपको दिख रहा होगा, अपना जो अध्याय है 3rd अध्याय है मृदा यानी सोयल, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। कंप्लीट चैप्टर अपन देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपन शुरू करते हैं साथियों। तो इसमें फर्स्ट अपन बात करते हैं परिभाषा से, इससे परिभाषा से अपन बात करते हैं साथियों। चलिए अपन परिभाषा देखेंगे फर्स्टली कि सोयल यानी मृदा किसे कहते हैं। ठीक है, बात करेंगे अपन क्या कि मृदा किसे कहते हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों ने मृदा की अलग अलग परिभाषा दी है। सभी वैज्ञानिक जो सोयल के अंदर वर्क किया है, उन वैज्ञानिकों ने सोयल की है अलग अलग परिभाषा, यानी मृदा की है अलग अलग परिभाषा दी है। मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी वाली अपेक्षित ठोस पपड़ी की परत है, जो चट्टानों के टूटने व रासायनिक परिवर्तन से बने छोटे छोटे कणों, उस पर रहने और उपयोग करने वाले पादप व जंतु अवशेषों से बनी है। ठीक है, ये किसने कहा? रमन 1971 ने। ठीक है, रमन ने 1971 के अंदर परिभाषा दी थी मृदा की। क्या दी थी? मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली, यानी सबसे ऊपर वाली अपेक्षित ठोस पपड़ी की परत है, जो चट्टानों के टूटने व रासायनिक परिवर्तन से बने छोटे छोटे कणों, उस पर रहने और उपयोग करने वाले पादप व जंतु अवशेषों से बनी है। ठीक है, तो इसके अंदर मेनली ये रमन ने कब दी थी? रमन ने जो है ये परिभाषा दी थी, वैज्ञानिक हुए रमन, जिन्होंने 1971 के अंदर ये परिभाषा दी थी। कब दी थी? 1971 के अंदर है जो आपको ये परिभाषा दी थी। तो ये मृदा की परिभाषा है। ठीक है, इसके बाद सेकंड अपन देख लेते हैं साथियों। इसके अंदर सेकंड जो परिभाषा है वो है मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपेक्षित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित हुई है। ठीक है, संश्लेषित हुई है। ये पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकी है तथा जल एवं वायु की उपयुक्त मात्रा के मिलने पर पौधों को यांत्रिक आधार व आंशिक जीवन प्रदान करती है। ठीक है, ये परिभाषा किसने दी? बेकमैन और ब्रेडी ने 1984 में दी। कब दी? बेकमैन और ब्रेडी ने 1984 के अंदर है ये परिभाषा दी। परिभाषा क्या है? मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपेक्षित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित होती है। ठीक है, पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकी है तथा जल एवं वायु की उपयुक्त मात्रा के मिलने पर पौधों को यांत्रिक आधार व आंशिक जीविका प्रदान करती है।
बेकमैन और ब्रेडी, ये वैज्ञानिक थे दो, जिन्होंने 1984 के अंदर है जो ये परिभाषा दी। तो ये मृदा की है यानी सोइल की है, दूसरी परिभाषा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड अपन देख लेते हैं साथियों। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। प्राय विभिन्न गहराइयों के खनिज एवं कार्बनिक अवयवों के संस्तरों के अनुसार उसके भेद किए जाते हैं, ठीक है। संस्तर पाए जाते हैं मृदा के, जो अपन चैप्टर में आगे देखेंगे, उसके भेद किए जाते हैं। ये संस्तर अपने से नीचे वाले मूल पदार्थों से आकृति, भौतिक गुणों और बनावट, रासायनिक गुणों और संगठन तथा जैविक लक्षणों में भिन्नता रखते हैं। लक्षणों में क्या रखते हैं? भिन्नता रखते हैं। ये वैज्ञानिक थे जोफे और मार्वट, दो वैज्ञानिक थे जोफे और मार्वट, इन्होंने ये परिभाषा दी। तो अपन ने साथियों इसके अंदर जो मृदा की परिभाषा है, तीन वैज्ञानिक थे अपने, इनकी मृदा की परिभाषा, इन्होंने सोइल की परिभाषा दी, वो अपन ने देख ली है इसके अंदर साथियों। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो चैप्टर है थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो इसको अपन शॉर्ट में समझते चलेंगे और थोड़ा फास्टली चलेंगे, ताकि कम समय में अपन है चैप्टर क्लियर करवा पाए, आपके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो पाए, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मृदा संगठन, ठीक है। नेक्स्ट है क्या है? मृदा संगठन, ठीक है। तो मृदा संगठन की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कहते हैं फादर ऑफ सोइल साइंस, ठीक है। फादर ऑफ सोइल साइंस कौन है? ठीक, सोइल साइंस, ठीक है। तो फादर ऑफ सोइल साइंस कौन है? वीवी डोकुचेव। किसे कहा जाता है? फादर ऑफ सोइल साइंस वीवी डोकुचेव को फादर ऑफ सोइल साइंस कहा जाता है, डोकुचेव, ठीक है। वीवी डोकुचेव है, उन्हें फादर ऑफ सोइल साइंस कहा जाता है। फादर ऑफ सोइल साइंस किसे कहा जाता है? यहां से क्वेश्चन बनता है, तो वीवी डोकुचेव को है फादर ऑफ सोइल साइंस कहा जाता है, ठीक है। तो साथियों अपन ने देख लिया फादर ऑफ सोइल साइंस क्या है, वीवी डोकुचेव, ये याद रखना, यहाँ से कई बार है क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है साथियों मृदा संगठन, है ना। मृदा संगठन की अपन बात कर लेते हैं। द्रव की तीन अवस्थाओं के समान मृदा में ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं होती है, ठीक है। पौधे को पोषण प्रदान करने दृष्टि से ठोस, द्रव अवस्थाएं ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अंदर खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल एवं वायु, एक डायग्राम है जिसके द्वारा अपन समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो मृदा के अंदर 25% क्या पाई जाती है? मृदा वायु, ठीक है। मृदा जल 25%, ठीक है। खनिज पदार्थ 45% और जो आपका जीवांश पदार्थ है वो 5% पाया जाता है। खनिज मृदा का आयतनात्मक संगठन है, जो इस डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन, मृदा का आयतनात्मक संगठन, ठीक है। मृदा में मुख्य चार अवयव महीन दशा में पाए जाते हैं तथा मृदा के अन्य अवयवों से भली प्रकार मिश्रित रहते हैं। मृदा में आयतन का लगभग 50%, कितना? मृदा में आयतन का लगभग 50% भाग ठोस पदार्थ से घिरा होता है। शेष आयतन को रंध्र अवकाश कहते हैं, ठीक है। शेष आयतन को क्या कहते हैं? रंध्र अवकाश। कि मृदा का जो भाग है वो 50% तो ठोस भाग से घिरा होता है, और जो शेष 50% भाग बचा उसे क्या कहते हैं? रंध्र अवकाश कहते हैं, ठीक है। इसमें 25% जल, 25% वायु भरी रहती है। जल वायु के अनुपात में मौसम अन्य कारकों के कारण परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। जो 25% वायु और जो 25% जल पाया जाता है उसके अनुपात में है वो मौसम और अन्य कारक, जो मौसम और जो अन्य कारक हैं अपने, उनके कारण परिवर्तन है वो होता रहता है, ठीक है। समान नहीं रहते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सिल्ट दोमट मृदा का आयतनात्मक संगठन, चित्र 3.1 के द्वारा दर्शाया गया है। जो चित्र अपन ने ऊपर देख लिया, ठीक है, ये चित्र अपन देख चुके हैं, इसके द्वारा जो है बताया गया है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन खनिज पदार्थ। मृदा का यह जो चट्टानों अपेक्षे से प्राप्त होता है, जो चट्टाने अपेक्षे से प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें आंशिक रूप से पूर्ण अपेक्षित पदार्थ जैसे स्वतंत्र सिलिका, एल्ब्यूमिनो सिलिकेट और विभिन्न लवण, आंशिक बिना अपेक्षित पदार्थ जैसे मूल चट्टान के कण, अभ्रक, क्वार्ट्ज इत्यादि होते हैं, ठीक है। क्वार्ट्ज इत्यादि होते हैं। खनिज विभिन्न कारक के कारणों के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। मृदा में पत्थर, कंकड़, मोटी बालू, महीन बालू, सिल्ट तथा कले कण पाए जाते हैं। मृदा में महीन अंश में द्वितीय खनिज अधिकता में होते हैं। मृदा में खनिज पदार्थों में लगभग 90%, कितना? लगभग 90% सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, ऑक्सीजन,
होते हैं। ठीक है, कितने 90% क्या क्या होते हैं? सिलिका, एल्यूमिनियम और आयरन व ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, 10% में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, टाइटेनियम अधिक और नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, बोरोन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर कम मात्रा में होते हैं। इनके अलावा अन्य तत्व बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर सकते हैं इसके अंदर की कौन कौन से तत्व है, मृदा में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, यहाँ पे बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप साथ के साथ नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट देख लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जीवांश पदार्थ, जीवांश पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर। भारात्मक दृष्टि से मृदा की ऊपरी परत में जीवांश पदार्थ की मात्रा 3 से 5% पाई जाती है। जीवांश पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है? 3 से 5% पाई जाती है। ठीक है, 3 से 5% पाई जाती है। यह मृदा में जंतुओं एवं पौधों में जीवांश पदार्थ की मात्रा 20% से कम होती है, उन्हें खनिज मृदाएं कहते हैं। ठीक है, 20% से कम होती है, उन्हें कौन सी मृदाएं कहते हैं? उन्हें खनिज मृदाएं कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं मृदा जल, सोयल वाटर। ठीक है, पौधों की वृद्धि के लिए जल मृदा में उपस्थित अनेकों लवणों को विलय करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, मृदा विलयन में घुले अनेक कण पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इनका सांद्रण, वर्षा, वाष्पीकरण एवं पौधों की देह क्रियाओं घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, उसके बाद मृदा नेक्स्ट इस पेज पे है, जल रंध्रकोशों से विभिन्न बलों की सहायता से रुका रहता है। जब जल वाष्पीकरण एवं पौधों में वाष्पोत्सर्जन से उड़ा दिया जाता है तो रंध्रकोशों में जल के स्थान पर वायु प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार मृदा में जल एवं वायु की मात्रा परस्पर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं, मृदा वायु, सोयल एयर किसे कहते हैं। ठीक है, मृदा में रंध्र अवकाशों में वायु की भरी रहती है। जो मृदा के रंध्र अवकाश है उनमें वायु भरी रहती है। वायुमंडल में वायु की अपेक्षा मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। मृदा वायु में किसकी मात्रा अधिक होती है? यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इस लाइन को आप नोट करें कि वायुमंडल में वायु की अपेक्षा मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या रहती है? अधिक रहती है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल की अपेक्षा कम रहती है। ठीक है, वायुमंडल की अपेक्षा ऑक्सीजन और अपनी नाइट्रोजन की मात्रा है वो क्या रहती है? कम रहती है। वायु केवल उन्हीं रंध्र अवकाशों में रहती है जिनमें जल नहीं होता। कौन से में रहती है? जिनमें जल नहीं होता। ठीक है, गहराई के साथ साथ मृदा वायु कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है। ठीक है, तो ये मृदा वायु सोयल एयर के बारे में था, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं साथियों, सोयल टेक्सचर की परिभाषा देखेंगे अपन। मृदा गठन या कणाकार सोयल टेक्सचर किसे कहते हैं? ठीक है, बालू, सिल्ट, मृत्तिका के कणों के आकार के सापेक्ष अनुपात को जिसके फलस्वरूप मृदा में मोटापन अथवा महीनता होती है, मृदा संगठन, मृदा कणाकार या सोयल टेक्सचर कहलाता है। ठीक है, यह सोयल टेक्सचर की है परिभाषा। सोयल टेक्सचर किसे कहते हैं? बालू, सिल्ट, मृत्तिका के कणों के आकार के अपेक्षित अनुपात को जिसके फलस्वरूप मृदा में मोटापन तथा महीनता होती है, मृदा गठन या मृदा कणाकार कहलाती है, या सोयल टेक्सचर है वो कहलाती है। ठीक है, ये है सोयल टेक्सचर की परिभाषा, आप लोग है जो नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, उसके बाद साइज ऑफ सोयल पार्टिकल्स कोल्ड सोयल टेक्सचर। ठीक है, जो साइज ऑफ सोयल पार्टिकल्स कोल्ड सोयल टेक्सचर शॉर्ट में दे रखा है। ये आप हिंदी इतना ना लिखना चाहें तो इंग्लिश में शॉर्ट लाइन लिख सकते हो कि साइज ऑफ सोयल पार्टिकल्स कोल्ड सोयल टेक्सचर। ठीक है, ये शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा हो गई। उसके बाद मृदा के कणों के आकार के आधार पर मृदा को निम्नलिखित 2 पद्धतियों द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। 2 पद्धति कौन कौन सी अपन देख लेते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस प्रणाली ISSS। ठीक है, I3S। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गई। ठीक है, सेकंड अपन देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग पद्धति USDA। ठीक है,
इस पद्धति द्वारा वर्गीकृत किए गए कणों के नाम व्यास निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं। जो ये सारणी है इसमें दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो अपन कणों के व्यास और उनका जो व्यास और नाम देख लेते हैं। ठीक है, कणों का व्यास और नाम है इस सारणी में अपन देख लेते हैं। इसको एक बार के लिए जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। तो इसमें देख लेते हैं मृदा वर्ग कणों का वर्गीकरण। ठीक है, इसके अंदर जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस प्रणाली है ISS, तो इसने तो इस प्रकार दिए हैं, इनका अलग है। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग पद्धति USDA पद्धति है, इसका अलग है। ठीक है, तो पहले ISS का देख लेते हैं अपन। ठीक है, कण वर्ग और कण का नाम। ठीक है, इस तरफ है कण का व्यास मिमी के अंदर इस तरफ है। ठीक, तो मोटी बालू, जो मोटी बालू होती है उसका क्या व्यास होगा 2.0 से 0.20 मिमी। ठीक है, महीन बालू का 0.20 से 0.02 मिमी। ठीक है, सिल्ट 0.02 से 0.002 मिमी। ठीक है, मृत्तिका 0.002 से कम। ठीक है, मृत्तिका क्या होती है 0.002 से कम मिमी। ठीक है, तो इसके अंदर जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस प्रणाली है अपनी ISS, जिसने जो अपने कण हैं उनको अलग अलग व्यास के अंदर बताया है। मोटे बालू के जो कण हैं वो तो 2.0 से 0.20 मिमी के होंगे। वो कौन से कण कहलाएंगे मोटे बालू के कण, कौन सी मोटी बालू के कण कहलाएंगे। ठीक है, और जो कण 0.20 से 0.02 मिमी के होंगे वो महीन बालू के कण कहलाएंगे। ठीक है, और जो 0.02 से 0.002 मिमी के होंगे वो सिल्ट बालू के कहलाएंगे कण। ठीक है, फिर 0.002 से जो कम रहेंगे उन्हें कौन से कण बोलेंगे, उन्हें मृत्तिका कण बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट अपन देख लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग पद्धति। ठीक है, इसके अंदर भी वही है बहुत मोटी बालू। ठीक है, 2.0 से 1 मिमी। ठीक है, 2.0 से 1.0 मिमी। ठीक है, मोटी बालू 1.0 से 0.5 मिमी। ठीक है, मध्यम बालू 0.5 से 0.25 मिमी। ठीक है, महीन बालू 0.25 से 0.10 मिमी। ठीक है, बहुत महीन बालू 0.10 से 0.005। ठीक है, सिल्ट 0.05 से 0.002। ठीक है मिमी। ठीक है, मृत्तिका 0.002 से 0.005। ठीक है मिमी। फिर कोलाइड। ठीक है, कोलाइड की बात कर लेते हैं 0.005 मिमी से कम होंगे वो कोलाइड कहलाएंगे। ठीक है, तो ये दो जो पद्धतियां थी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस ने जो बताया, जो उनका व्यास था कणों का वो इस प्रकार है। और संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि पद्धति है वो उसने जो व्यास बताया वो कणों का इस प्रकार है। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस सारणी को आप इस तरीके से बनाकर हैं जो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप नोट कर लीजिए, उसके बाद है जो अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे अपन जो है अपना चैप्टर आगे बढ़ेंगे। एक बार जो आप है इसे नोट करना चाहे नोट कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, मृदा में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। कौन कौन से? बालू, सिल्ट, मृत्तिका होती है। ठीक है, बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका मृदा में मुख्य रूप से 3 कण पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? बालू, सिल्ट और मृत्तिका। ठीक है, ये चीज याद रखना आप लोग। अब अपन पढ़ेंगे इनको विस्तार से। तो पहला हो गया बालू यानी सैंड। ठीक है, बालू के कणों में पृष्ठीय क्रियाशीलता, ठीक है, कम होती है। इनकी उपस्थिति में मृदा में भुरभुरापन आता है। जब आप कोई मृदा है वो हाथ में लेते हो तो भुरभुरी होती है, तो वो किस कारण होती है? वो इसी के कारण होती है। ठीक है, उसके बाद जिसे वायु तथा जल संचार को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, प्रोत्साहन मिलता है, इससे जल का निकास में सुविधा रहती है। जल निकास में क्या रहती है? सुविधा रहती है। ठीक है, इसके कणों के बीच में बड़े आकार के रंध्र होने से जल का रिसाव शीघ्रता से होता है। मृदा में जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, मृदा में जो अपनी बालू है उसमें जो जल धारण क्षमता है। उसके बाद नेक्स्ट अपन देख लेते हैं जो 2 नंबर पे है अपनी सिल्ट। ये कण अनियमित आकार के होते हैं। ठीक है, इनका कोई आकार नहीं होता।
सिल्ट की जल धारण क्षमता बालू से अधिक व मृत्तिका से कम होती है। इस सिल्ट की क्या होती है, बालू से तो अधिक होती है और जो मृत्तिका है उससे कम होती है। ठीक है, इसमें यही याद रखने योग्य बातें हैं, तो ये आप नोट कर लेना ये बात। ठीक है, इसमें बालू की अपेक्षा केंद्रीय रंध्र अधिक संख्या में होते हैं। ठीक है, इसमें मृदा में अधिक जल रहता है जो पौधों की वृद्धि के लिए उपयोगी रहता है। इसमें संकुचन अधिक नहीं होता, ये चूर्ण भी बन जाती है। ठीक है, जब सिल्ट में मृत्तिका जीवांश पदार्थ की उचित मात्रा होती है तो यह फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त रहती है। किसके लिए उपयुक्त रहती है, यह फसल उत्पादन के लिए है जो उपयुक्त रहती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं साथियों मृत्तिका के बारे में। नेक्स्ट अपन किसके बारे में बात करेंगे, मृत्तिका के बारे में। ठीक है, मृत्तिका यानी क्ले। मृत्तिका के कण अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। मृदा के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में बहुत योगदान देते हैं। ठीक है, मृदा के भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं उनमें बहुत योगदान देते हैं। ठीक है, इसमें कण सटे हुए रहते हैं जिससे ये जल मिलने पर फूल जाती है। कण कैसे होते हैं, सटे हुए होते हैं, जैसे पास पास में होते हैं, जैसे ही जल मिलता है फूल जाते हैं। ठीक है, और सूख जाने पर सिकुड़ जाते हैं, जैसे ही जल सूखेगा वापस सिकुड़ जाएंगे, अपनी पहले वाली अवस्था में वापस आ जाएंगे। ठीक है, चिपचिपी बन जाती है। मृदा कैसी बन जाती है, शीत ऋतु के अंदर चिपचिपी बन जाती है ना। मृदाएं ठंडी होती है वह चिपचिपी बन जाती है शीत ऋतु सर्दियों के अंदर। ठीक है, ऐसी मृदाओं में शीघ्र जल क्रांति हो जाती है। क्या हो जाती है, शीघ्र जल क्रांति हो जाती है। इनकी जल गैस विलेय लवणों के प्रति अवशोषण क्षमता अधिक होती है। गैस और जल विलेय लवणों के प्रति है जो इनकी क्या होती है, अवशोषण क्षमता अत्यधिक होती है। ठीक है, फिर अपन यूडीएस जो यूएसडीए अपन ने जो अमेरिका पद्धति देखी थी उसके आधार पर संगठन वर्ग निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं। एक बार अपन सारणी है वो देख लेते हैं। इसमें देखो साथियों अपन जो इंपोर्टेंट चीज है वही देखेंगे। अगर अपन थोड़ा डीपली चलते हैं तो जो आपकी क्लास है वो बहुत ज्यादा टाइम की हो जाएगी, आप लोग अच्छे से देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं सारणी यूएसडीए के पद्धति के अनुसार है ये बालू। ठीक है, 20 से कितना 100%, सिल्ट 0 से 20%। ठीक है, मृत्तिका 0.20%। ठीक है, उसके बाद बालू लोम 50 से 80%, सिल्ट 0 से 50% और 0 से 20% क्या कले। ठीक है, लोम 30 से 50%, फिर सिल्ट 30 से 50% और फिर मृत्तिका 0 से 20%। ठीक है, तो इस प्रकार है प्रमुख मृदा कणाकार वाली मृदाओं की विशेषताओं का वर्गीकरण निम्नलिखित है। ठीक है, तो ये मृदाएं हैं, इनको इस प्रकार है जो पद्धति के अनुसार है, जो इनमें प्रतिशत है कि कौन सा जो है वो कितना प्रतिशत कौन सी मृदा के अंदर पाया जाता है, वो ये पूरी सारणी है। आप लोग इसे नोट कर सकते हो और स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद है अपन आगे बढ़ेंगे। ये बालू सैंड के बारे में अपन कुछ जान लेते हैं इन्फॉर्मेशन। रेगिस्तानी क्षेत्रों, नदी, समुद्र किनारों पर बालू मृदा में पाई जाती है। ठीक है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है, नदी समुद्र किनारों पर ये पाई जाती है। इस मृदा में जीवांश पदार्थ चिपचिपेपन का अभाव होता है। चिपचिपेपन का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, उसके बाद है शुष्क मृदा। शुष्क दशा में हाथ से दबाकर छोड़ने पर यह बिखर जाती है। ठीक है, जब आप मृदा को हाथ से दबाओगे बालू को और छोड़ दोगे तो यह बिखर जाएगी। ठीक है, जब धारण क्षमता प्राय कम होती है, क्या जो इसकी जल धारण क्षमता है वो प्राय कम होती है। इसमें चिकनी मिट्टी और जीवांश खाद का प्रयोग करके खरबूजा, तरबूज, लौकी, ककड़ी, कुसामंड कुल की सब्जियां उगाई जाती है। ठीक है, वृक्षारोपण एवं हरी खाद का प्रयोग मृदा धीरे धीरे उपजाऊ होने लगती है। ठीक है, आप हरी खाद और वृक्षारोपण करोगे तो मृदा है बालू है धीरे धीरे आपकी उपजाऊ होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये थी अपनी बालू। उसके बाद बलुई दोमट मृदा की बात कर लेते हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं आप लोगों को पता है, अपन पढ़ रहे हैं प्रमुख मृदा कणाकार वाली मृदाओं की विशेषताएं कि कैसी कैसी वे मृदा है, वो कौन कौन सी विशेषताएं इनमें पाई जाती हैं। ठीक है, अब बलुई दोमट मृदा के बारे में अपन इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, सूखी मृदा को हाथ में लेकर
मसलने पर इसकी आकृति बनी रहती है, किंतु बल हटाने पर आकृति समाप्त हो जाती है। जब आप सूखी मृदा को हाथ में लेकर कोई आकृति बनाओगे तो वो बनी रहेगी, लेकिन जब आप हाथ का जो आपका पावर है वो हटा दोगे तो वो समाप्त हो जाएगी। आर्द्र मृदा में मसलने पर बनी आकृति सावधानी से रखने पर बनी रहती है। इस प्रकार की मृदा में कृषि कार्य सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। बाजरा, मूंगफली, आलू, प्याज जैसी फसलें आसानी से उगाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बलुई दोमट मृदा है आपकी, उसमें कौन कौन सी फसलें हैं वो उगाई जा सकती है। बाजरा, मूंगफली, आलू, प्याज जैसी फसलें हैं, इसमें आप लोग आसानी से उगा सकते हो और बढ़िया उपज है जो ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे है दोमट। ठीक है, इस मृदा में बालू, सिल्ट और मृतिका की मात्रा लगभग समान होती है। यह चमकीली और लचीली होती है। शुष्क मात्रा में दबाने पर, आकृति को सावधानी पूर्वक रखने पर वह ज्यों की त्यों बनी रहती है। अगर आप इस मृदा से कोई भी आकृति बनाओगे और उसको सावधानी पूर्वक रख दोगे तो वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, उसके बाद आर्द्र मृदा को मसलने पर बनी आकृति बिना टूटे यथावत रहती है। यह मृदा अच्छे जल धारण व वातन वाली होती है। कैसी होती है? अच्छे जल धारण और वातन वाली मृदा कौन सी होती है? दोमट मृदा होती है। ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद फसल मृदा की दृष्टि से सर्वोत्तम मृदा मानी जाती है। फसल मृदा की दृष्टि से कौन सी मानी जाती है? सर्वोत्तम मृदा, जिसमें फसलें सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है सिल्ट। ठीक है, यह मृदा जब शुष्क होती है, सिल्ट दोमट के बारे में बात कर रहे हैं। यह मृदा जब शुष्क होती है, इसमें जाते हैं क्या? ढेले बन जाते हैं। इसमें क्या बन जाते हैं? इसमें ढेले बन जाते हैं। ठीक है, डगड़े, अपनी भाषा में, राजस्थानी भाषा में बोले तो डगड़ा बन जाए, कहीं बन जाए डगड़ा। ठीक है, अभी के बाद में जो सरलता से टूट जाते हैं, जो सरलता से क्या है? टूट भी जाते हैं। ओट आने पर इसकी जुताई की जाए तो भुरभुरी और मुलायम हो जाती है। कैसी हो जाती है? भुरभुरी और मुलायम हो जाती है। ठीक है, तो इस मृदा में जल धारण क्षमता अच्छी होती है, कृषि के लिए अच्छी मृदा होती है। कौन सी? सिल्ट दोमट मृदा। तो नेक्स्ट है मृतिका। यह महीन गठन वाली मृदा होती है जो सूखने पर कठोर आकार रहित ढेलों का निर्माण करती है। ठीक है, ढेले मतलब एक तरीके से अपनी भाषा में वो डग्गड़ बना देती है ना। और आर्द्र अवस्था में चिपकी और अधिक लचीली रहती है। ठीक है, कैसी होती है? चिपकी और अधिक लचीली रहती है। कैसी रहती है? चिपकी और अधिक लचीली रहती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इस मृदा में हल भारी चलता है। ठीक है, भारी चलता है इसलिए इसे भारी मृदा भी कहते हैं। हल भारी चलता है इसलिए कौन सी मृदा कहते हैं? इसे भारी मृदा भी कहते हैं। ठीक है, यह देर से सूखती है, जल निकास ठीक नहीं रहता, फसलें देर से पकती हैं। जीवांश खाद के प्रयोग से इन मृदाओं में भुरभुरापन आता है, जिससे वायु संचार बढ़ता है, जल धारण क्षमता में सुधार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिल्ट। कृषि के लिए इसके कणवर्ग उपयोगी है। इस मृदा में फसलों की अच्छी उपज होती है। ठीक है, इंपोर्टेंट ऑफ सोइल टेक्सचर। इंपोर्टेंस ऑफ क्या पढ़ेंगे अभी? नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे साथियों इंपोर्टेंस ऑफ सोइल टेक्सचर। क्या पढ़ेंगे? इंपोर्टेंस ऑफ सोइल टेक्सचर, मृदा गठन का महत्व। ठीक है, ये जान लेते हैं अपन। इसके अंदर मृदा कणाकार उचित होने पर कृषि कार्य ठीक प्रकार से होता है। मृदा कणाकार भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखता है और फसलों को पोषण देने में सहयोग करता है। मृदा में उपयुक्त नमी रहती है, उचित वायु संचार होता है, उचित मृदा ताप रहता है, मृदा मुलायम एवं भुरभुरी रहती है, जल धारण क्षमता अच्छी रहती है। ठीक है, ये जो इंपोर्टेंस है वो है सोइल टेक्सचर की, मृदा गठन का महत्व है ये। ठीक है, उसके बाद मृदा में उपस्थित प्राथमिक कण बालू, सिल्ट एवं मृतिका प्राकृतिक रूप से संयुक्त होकर एक प्राथमिक समुच्चय का निर्माण करती है। इस प्राथमिक कणों और समुच्चय की किसी भी प्रतिरूप में व्यवस्था को मृदा संरचना कहते हैं। व्यवस्था को क्या कहते हैं? मृदा संरचना। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। प्राकृतिक रूप से बने पुंज ढेला कहलाता है। ठीक है, पुंज क्या कहलाता है? प्राकृतिक रूप से बना पुंज क्या कहलाता है? ढेला, या अपन अपनी भाषा में बोलते डग्गड़ कहलाता है। ठीक है, मृदा संरचना, सोइल टेक्सचर, मृदा कणों के व्यवस्थापन को मृदा संरचना कहते हैं। मृदा संरचना किसे कहते हैं? मृदा कणों के व्यवस्थापन को मृदा संरचना कहते हैं। मृदा संरचना के निम्न प्रमुख प्रकार हैं जो अपन इस सारणी में देख लेंगे। तो इसमें बात कर लेते हैं मृदा संरचना के प्रकार। ठीक है, गोलाकार, इसके भी दो भाग हैं, कणीय और मर्दुकणीय। ठीक है, इसके दो भाग हैं। फिर खंडीय दृश्य, इसके भी दो भाग हैं।
कोणीय खंडीय और उपकोणीय खंडीय, ठीक है। फिर उसके बाद त्रिपार्श्व या प्रिज्मीय, इसके भी दो भाग है, प्रिज्मीय और स्तंभी, ठीक है। इसके बाद प्लेट दर्शयी, प्लेट दर्शयी की भी दो भाग है, स्तरीय और प्लेटी, ठीक है। तो ये मृदा संरचना के प्रकार हैं, जो कुछ इस प्रकार है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं और इनका संक्षिप्त विवरण है वो इसमें दे रखा है, ठीक है। गोलाकार संरचना, इसमें कणीय और मर्दु कणीय दो प्रकार के होते हैं, जो कुछ इस प्रकार आप लोग चित्र में देख पा रहे हो। इसमें कुछ भी नहीं है कि इसके अंदर व्यास, मेन इसमें पॉइंट वही है, पेड़ 1 से 10 मिमी आकार के होते हैं। ये कितने मिमी आकार के होते हैं? 1 से 10 मिमी आकार के होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं 1 से 10 मिमी आकार के होते हैं, कणीय के हैं, ठीक है। मर्दु कणीय में 1 से 5 मिमी आकार के होते हैं। ये होते हैं कितने? 1 से 5 मिमी आकार के होते हैं। चित्र में स्पष्ट दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ब्लॉकी दृश्य यानी खंड दृश्य, इसमें क्या होता है? इसमें पेड़ की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों अक्षों में समान होती है। इसकी क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों अक्षों में क्या होती है? समान होती है, ठीक है। इसमें मेन यही है, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कोणित खंडीय, ठीक है। इसके 5 से 50 मिमी आकार के होते हैं, ठीक है। इसके जो कण होते हैं 5 से 50 मिमी आकार के होते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट उपकोणीय खंडीय देख लेते हैं। इसके अंदर देखो, कोणीय खंडीय तो इस प्रकार हैं, जो कितने 5 से 50 मिमी होते हैं। कितने होते हैं? मिमी आकार होता है इनका, ठीक है। उपकोणीय खंडीय कुछ इस प्रकार है, मृदा वातन एवं जल विकास पर निर्भर करता है, ठीक है। इस प्रकार की संरचना विकास अवमृदा में पौधों की जड़ों के प्रवेश मृदा वातन एवं जल विकास पर निर्भर करता है, ठीक है। ये इनका चित्र आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं साथियों, त्रिपार्श्व दृश्य है ना, ठीक है। प्रिज्मीय और स्तंभी, ठीक है। प्रिज्मीय तो देखो इस प्रकार होते हैं, ये प्रिज्म की तरह होते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार होते हैं, ये वाले का, ठीक है। और ये स्तंभीय, स्तंभ के आकार के, ठीक है। ये स्तंभ के आकार के, ठीक है। इसमें क्या होता है? पेड्स होते हैं वो 10 से 100 मिमी आकार के होते हैं। कितने होते हैं? 10 से 100 मिमी आकार के। प्रिज्म के शीर्ष समतल भुजाएं तीव्र धारी वाली होती है, या भुजाएं होती है तीव्र धारदार होती हैं, ठीक है। और इसके बाद स्तंभी में क्या होता है? 10 से 15 मिमी आकार के होते हैं, टोपी नुमा होते हैं। ये देख सकते हो आप, केप नुमा होते हैं ये लोग, आप चित्र में देख पा रहे हो स्पष्ट। ये त्रिप्रसव दृश्य चित्र है स्तंभ और प्रिज्म का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन देख लेते हैं साथियों, नेक्स्ट आपका स्त्री प्लेटी है, ठीक है। इसके अंदर प्लेट दृश्य थे, इसके दो प्रकार थे अपन ने देखे, जिसमें अपने स्त्रीय तो कुछ इस प्रकार होते हैं, ठीक है। स्त्रीय में क्या होता है? 1 से 2 मिमी तक होता है, ठीक है। इसकी मोटाई होती है, कितनी होती है? 1 से 2 मिमी तक, इंपॉर्टेंट यही है इसमें, ठीक है। इसकी होती है मोटाई 2 से 10 मिमी तक, जो आप चित्र में देख पा रहे हो, इस प्रकार इसकी है जो मोटाई होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, जो चित्र में है उस प्रकार आप समझ सकते हो, और जो एक लाइन है वो नोट की हुई है कि कितनी मिमी होती है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ इसमें पूछा नहीं जाता, ठीक है। जलवायु क्लाइमेट के बारे में अपन पढ़ लेते हैं अभी। अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्या? जलवायु क्लाइमेट। जिन स्थानों पर वर्षा अधिक व तीव्रता से होती है, ठीक, वहां पर मृदा संरचना के कण वर्षा की बूंदों के प्रहार से चकनाचूर होकर बिखर जाते हैं, ठीक है। बूंदों से क्या होते हैं? चकनाचूर होकर बिखर जाते हैं। रेगिस्तान में मृदा कणों के समुच्चय नहीं बन पाते। क्या है? समुच्चय नहीं बन पाते, मतलब एकत्रित नहीं हो पाते। अर्ध शुष्क एवं अर्ध आर्द्र क्षेत्रों में समुच्चयों की प्रतिशतता अधिकतम होती है, ठीक है। इसकी प्रतिशतता क्या होती है? अधिकतम होती है। ताप सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। अनुकूल ताप पर जीवाणु सक्रियता से कार्बनिक पदार्थों का शीघ्रता से विच्छेदन होता है और समुच्चय निर्माण भी प्रभावित होता है, ठीक है। क्या होता है? समुच्चय निर्माण प्रभावित होता है। नेक्स्ट है पक्षांतर भीगने में सूखने की क्रिया का प्रभाव, ठीक है। ये कुछ प्रभाव है साथियों, क्या है ये प्रभाव? मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्या है ये? मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक है, जिनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। जो फर्स्ट कारक अपन ने कर लिया जलवायु, सेकंड है, इसके अंदर सेकंड कौन सा है? पक्षांतर भीगने व सूखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जड़ों को प्रभाव, ठीक है, रूट्स इफेक्ट, ठीक है। ये रूट्स को किस प्रकार इफेक्ट करते हैं, इसके अंदर वो चीज दी हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना फसलों का प्रभाव। फसल, पौधों, पत्तियों एवं तने वर्षा की तत्क्षण बूंदों के प्रभाव से मृदा संरचना की सुरक्षा करते हैं। इस प्रकार फसल मृदा संरचना में बनाए रखने का कार्य करता है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ का प्रभाव, ठीक है। कर्षण क्रियाओं का प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो अपन देख रहे हैं। कर्षण क्रियाओं का प्रभाव। नेक्स्ट है सिंचाई का प्रभाव,
फिर जल निकास का प्रभाव है। तो अपन ने मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व देख लिए हैं। कितने तत्व है? 8 तत्व हैं, ठीक है। लास्ट तत्व अपना जल निकास को प्रभावित करने वाले, ठीक है। अब अपन बात करेंगे मृदा संरचना का महत्व, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ सोइल टेक्सचर। क्या इंपोर्टेंस ऑफ सोइल टेक्सचर? मृदा संरचना मृदा में उपस्थित जल वायु पर नियंत्रण करती है और मृदा के कई गुणों को प्रभावित करती है। मृदा में संरचना का जल अंतःस्रवण दर पर यह चित्र में दिखाया हुआ है, ठीक है। चित्र ये अपने पास है, डायग्राम के माध्यम से आप थोड़ा अच्छी तरीके से इन्हें समझ सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई कणीय, इसमें देखो अच्छे से दिखाया हुआ। ये तो है कणीय प्रकार के, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार की मृदा संरचना है। क्या है? विभिन्न प्रकार की मृदा संरचना है। तो ये कणीय है, ये प्रिज्म है, संपूजित है, ठीक है। उसके बाद एकल कणीय, खंड दृश्य और प्लेट दृश्य, ठीक है। तो इसके चित्र दिए हुए हैं, आप लोग ये चित्र है वो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं मृदा जल, सोइल वाटर, ठीक है। मृदा कणों के बीच रंध्र अवकाशों में उपस्थित जल मृदा जल कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा जल क्या कहलाता है? चलो परिभाषा देख लेते हैं अपन। मृदा कणों के बीच रंध्र अवकाशों में उपस्थित जल मृदा जल कहलाता है। रंध्र अवकाशों के बीच में जो जल होता है, उपस्थित होता है, वो क्या कहलाता है? मृदा जल है, वो कहलाता है। नेक्स्ट है फिर पौधों का लगभग 70 से 95% जल से निर्मित होता है। ये विलेय ऑक्सीजन को मृदा में अंदर पहुंचा देता है। क्या पहुंचा देता है? अंदर पहुंचा देता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सक्रिय भूमिका निभाता है। मृदा को अधिक गर्म या अधिक ठंडी नहीं होने देता। यह सर्वव्यापी विलायक के रूप में अधिकांश आवश्यक पोषक तत्वों की विलयन के रूप में पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। इस प्रकार समस्त भौतिक एवं जैविक रासायनिक क्रियाओं में जल का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो ये हो गया मृदा जल और सोयल वाटर, ठीक है। मृदा जल का भौतिक वर्गीकरण, ठीक है। अपन देख लेते हैं मृदा जल का भौतिक वर्गीकरण। इसमें हो गया आर्द्रता ग्राही जल, केसीय जल, गुरुत्वाकर्षण तथा स्वतंत्र जल, ठीक है। यह है मृदा जल का प्रभावित वर्गीकरण, ठीक है। तो इसमें अपन इस डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि कैसे पाया जाता है, ठीक है। ये डायग्राम है, ये मृदा कण है, ठीक है। ये मृदा कण है, ये बाहर का आवरण है, ठीक है। ये केसीय जल पाया जाता है, यहाँ पे अंदर की तरफ पाया जाता है आर्द्रता ग्राही जल, और ये जो आपको डॉट दिख रहा है यहाँ पाया जाता है गुरुत्व या स्वतंत्र जल, ठीक है। मृदा कण के चारों ओर जल, मृदा कण है उसके चारों तरफ है वो जल पाया जाता है। आप चित्र में है, आसानी से देख सकते हो, ये आपका जो मृदा कण है और इसके चारों तरफ है वो जल है पाया जाता है, ठीक है। अब अपन डिटेल में इनकी बात कर रहे हैं, आप लोग इसे बुक के माध्यम से पढ़ सकते हो। जैसे फर्स्ट अपन ने देखा आर्द्रता ग्राही जल, ठीक है। फिर उसके बाद केसीय जल, ठीक है। केसीय जल की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पृष्ठ तनाव, मृदा कणाकार, मृदा संरचना और जीवांश पदार्थ, ये क्या है? ये चारों कारक हैं, वो क्या करते हैं? ये केसीय जल की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक है। कौन से हैं? केसीय जल की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक हैं पृष्ठ तनाव, मृदा कणाकार, मृदा संरचना, जीवांश पदार्थ, ये चारों कारण हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लेना आप अलग से, ठीक है। उसके बाद केसीय जल की गति, उसके बाद क्या है? केसीय जल की गति, मूवमेंट ऑफ कैपिलरी वाटर, ठीक है। मूवमेंट ऑफ कैपिलरी वाटर, केसीय जल की गति के बारे में अपन बात कर लेते हैं, डायग्राम के माध्यम से एक बार अपन देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये डायग्राम है, केसीय जल, मृदा कण, ठीक है। ये केसीय जल है, ये मृदा कण है। अंतरकोशीय केसीय जल जो अंदर पाया जाता है वो इस प्रकार पाया जाता है, आप इसमें देख सकते हो। अंतरकाशों में केसीय जल, ठीक है। मृदा वायु, ठीक है। यहाँ पे क्या पाई जाती है? मृदा वायु। और केसीय जल की झिल्ली, ठीक है। ये क्या होती है? केसीय जल की आपकी झिल्ली होती है, ठीक है। चित्र के माध्यम से आप लोग समझ सकते हो। फिर उसके बाद गुरुत्वाकर्षण अर्थात स्वतंत्र जल क्या होता है? मृदा में उपस्थित अधिकतम केसीय क्षमता से अधिक जल मृदा के दीर्घ रंध्रों में भरा जाता है। यह जल पृथ्वी के गुरुत्व के प्रभाव में आ जाता है। इस जल को गुरुत्वाकर्षण जल या स्वतंत्र जल कहते हैं। ये परिभाषा है, कई बार एग्जाम में है पूछी जाती है, आप ये नोट कर लें, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण जल या स्वतंत्र जल किसे कहते हैं? कई बार एग्जामों में ये पूछा जाता है, तो आप लोग इसे नोट अवश्य करें। और अभी तक
जो स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं, ये क्लास आप लोग देख रहे हैं, तो उन्हें बताना चाहूँगा आपके जो पार्ट के पीछे के क्वेश्चंस आते हैं उनका हम एक अलग से लाइव वीडियो करेंगे, जिसके अंदर हम आपको एग्जाम के टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखा देंगे, तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा, ठीक है। और साथ ही अगर आपने अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार सभी भी स्टूडेंट है जो ये क्लास देख रहे हैं, एक बार आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं जल धारण क्षमता, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसके बारे में। मृदा द्वारा जल की अधिकतम मात्रा को धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहलाती है सोइल की, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा है, आप नोट कर सकते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण जल के विरुद्ध धारित जल की अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। फिर क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी, जल की वह मात्रा जिसको मृदा जल निकास की उचित अवस्था होते हुए भी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध नीचे जाने से रोका देती है। क्या नीचे जाने से रोक देती है? इस अवस्था में मृदा द्वारा जल धारण किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? क्षेत्र क्षमता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, मुरझान गुणांक, विल्टिंग को इफेक्ट। फिर उसके बाद क्या आ गया? मुरझा गुणांक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अस्लांग बिंदु, क्या होता है? अस्लांग बिंदु, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मृदा में नमी की वह प्रतिशत जिस पर मृदा लेप, है ना, पेस्ट किसी दूसरे पदार्थ से चिपकना बंद कर देता है, अस्लांग बिंदु कहलाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लें, अक्सर ये एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लें। फिर उसके बाद मृदा जल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से वो देख लेते हैं। मृदा गठन, आर्द्रता, मृदा संरचना, तापमान। उसके बाद नेक्स्ट है जीवांश पदार्थ। मृदा जल को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं अपने? मृदा गठन हो गया, आर्द्रता हो गई, मृदा संरचना हो गई, तापमान हो गया और जीवांश पदार्थ हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे मृदा ताप, सोइल टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं सोइल टेम्परेचर, सूर्य के विकिरण, गर्म वर्षा, रासायनिक एवं जैविक परिक्रमों से मृदा में उपस्थित संपूर्ण उष्णता को मृदा ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा ताप किसे कहते हैं? सूर्य के विकिरण, गर्म वर्षा, रासायनिक और जैविक परिक्रमों, ठीक है, रासायनिक और जैविक परिक्रमों से मृदा में उपस्थित संपूर्ण उष्णता को मृदा ताप कहते हैं। किसे कहते हैं? संपूर्ण उष्णता को क्या कहते हैं? उष्णता को क्या कहते हैं? मृदा ताप कहते हैं, ठीक है साथी। उसके बाद मृदा ताप आर्द्रता, वातन संरचना, सूक्ष्म जीव, जीवांश पदार्थ, अपघटन तथा पोषण तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। अतः मृदा ताप पौधों की वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। क्या है? एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। मृदा ताप का महत्व अब देख लेते हैं। क्या? मृदा ताप का महत्व देख लेते हैं, ठीक है साथियों। बीजों का अंकुरण एवं पौधों की वृद्धि मृदा ताप का महत्व है। जड़ों की वृद्धि मृदा ताप का महत्व है। मृदा से पोषक तत्वों और जल अवशोषण मृदा ताप का महत्व है। उपज मृदा ताप का महत्व है। मृदा जीवाणुओं की क्रियाशीलता मृदा ताप का महत्व है। कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन, क्या? कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन मृदा ताप का जो महत्व है। मृदा ताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। महत्व, इंपोर्टेंस, ठीक है, और प्रभावित, इंपोर्टेंस और प्रभावित करने वाले कारक, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर बार जो बोर्ड की एग्जाम देख लो, आप 11th की एग्जाम देख लो, 12th बोर्ड की एग्जाम देख लो, ये क्वेश्चंस हर बार बनते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं तो इनको आप अलग से पॉइंट लगाकर उसके अंदर नोट जरूर करें, पॉइंट वाइज नोट करें, ठीक है। तो अपन अब बात कर लेते हैं मृदा ताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। मृदा की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉइल, मृदा का कलर ऑफ सॉइल, ठीक है। फिर उसके बाद मृदा आर्द्रता, सोइल ह्यूमिडिटी, वानस्पतिक आच्छादन, है ना, वेजिटेटिव कवर, ठीक है, वानस्पतिक आच्छादन, वेजिटेटिव कवर, भूमि का ढलान, स्लोप ऑफ लैंड, जलवायु, ये क्या करते हैं? कहते हैं मृदा ताप को प्रभावित करते हैं, ठीक है। और ऋतु, ठीक है, मृदा ताप को कौन कौन प्रभावित करते हैं साथियों? एक तो हो गया अपना मृदा की प्रकृति, नेचर ऑफ सोइल, मृदा का रंग, कलर ऑफ सोइल, आर्द्रता, सोइल ह्यूमिडिटी, वेजिटेटिव कवर यानी वानस्पतिक आच्छादन, फिर उसके बाद भूमि का ढलान, स्लोप ऑफ लैंड, जलवायु क्लाइमेट, और आपका ऋतु, ये है क्या करते हैं? मृदा ताप को प्रभावित करते हैं साथियों। उसके बाद मृदा वायु यानी सोइल एयर के बारे में अपन पढ़ लेते हैं साथियों। मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों, जीवित पौधों की जड़ों, श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बहुत सी फसलों, जीवाणुओं की क्रियाशीलता मृदा में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा न होने से प्रभावित होती है।
वह मृदा जिसमें उगे पौधों तथा सूक्ष्म जीवों के उनकी आवश्यक उपापचयी क्रियाओं की दर को प्रोत्साहित करने के लिए गैस उचित अनुपात में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो वातित मृदा कहलाती है, यानी सोयल एयर कहलाती है। ये परिभाषा है, इंपॉर्टेंट है, सभी साथी हैं इसे नोट जरूर करें, एग्जाम में छोटे क्वेश्चंस के अंदर ये जरूर पूछी जाती है। ठीक है, मृदा वातन। ठीक है, मृदा वातन और देखो मृदा वातन और मृदा वायु दोनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, मृदा वातन देख लेते हैं। मृदा वायु निरंतर वायुमंडल के वायु के संपर्क में रहती है। ठीक है, यह मृदा रंध्र अवकाशों से वायुमंडल और वायुमंडल से मृदा रंध्र अवकाशों में लगातार गतिशील अवस्था में रहती है। मृदा के वायु इस निरंतर परिभ्रमण के फलस्वरूप गैसों के नवीनीकरण को मृदा वातन कहते हैं। ये मृदा वातन की परिभाषा है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिए। हर बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं सोयल एयर के अंदर और मृदा वातन के अंदर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये परिभाषा नोट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, उसके बाद मृदा वायु का संगठन। ठीक है, मृदा वायु का संगठन क्या है? मृदा वायु में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व जल वाष्प होते हैं, किंतु मृदा वायु का संगठन वायुमंडलीय वायु से निम्न बातों पे भिन्न होता है। मृदा वायु में CO2 की मात्रा अधिक होती है। मृदा वायु जलवाष्प से संतृप्त रहती है। इसमें ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन की मात्राएं वायु से कम होती है। ठीक है, अब मृदा वायु के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक, इफेक्ट डालने वाले जो कारक हैं उनकी बात कर लेते हैं। मृदा ताप प्रभावित करता है, अवमृदा व पृष्ठ मृदा। ठीक है, अवमृदा और पृष्ठ मृदा, फसलें, जीवांश पदार्थ, ऋतु। ठीक है, फिर मृदा वायु का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ सोयल एयर की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। जब मृदा में ऑक्सीजन की पूर्ति 10% से कम होती है तो जड़ों का विकास कम हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लेना यहां से। ठीक है, उसके बाद 5% पर पूर्ण रुक जाता है। क्या हो जाता है? 5% पर पूर्ण रुक जाता है, तो ये नोट कर लेना। 1% अधिक सांद्रण होने पर पौधों की जड़ों पर जहरीला असर होता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 10% पहुंचने पर पौधों की जड़ें मर जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से यहां तक आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं साथियों, रंध्र अवकाश का आयतन। ठीक है, बात करेंगे क्या? रंध्र अवकाश का आयतन। मृदा गठन संरचना जीवांश पदार्थ की मात्रा के अनुसार रंध्र अवकाश के आयतन का परिवर्तन होता रहता है। बड़े कणों वाली मृदा में महीन कणों वाली मृदा की अपेक्षा रंध्र अवकाश कम होते हैं। चित्र जो ये दिए हुए हैं उनमें दिखाया गया है। फिर यदि गोले का व्यास 1 सेमी के स्थान पर 1/2 सेमी तक दिया जाए तो उसकी आयतन में 8 गोलों के स्थान पर 32 गोले आ सकते हैं। ठीक है, कितना कर दिया जाए? 1 सेमी के स्थान पर 1/2 सेमी कर दिया जाए तो 8 गोले के स्थान पर कितने गोले आ सकते हैं? 32 गोले हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, अतः छोटे कणों के बीच अनुकूल रंध्र अवकाशों का आयतन बड़े कणों की तुलना में अधिक होता है। इस कारण मृदाओं में रंध्र अवकाश अधिक, 1 घन सेमी शुष्क जल का द्रव्यमान बालू एवं बलुई मृदा का कम होता है। ठीक है, उसके बाद ये चित्र दिए हैं। मोटे कणाकार वाली मृदा तो कुछ इस प्रकार है, ये मोटे कणाकार वाली मृदा है 10 mm। ठीक है, ये 10 mm। ठीक है, और ये है महीन कणाकार वाली मृदा, कुछ इस प्रकार रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है मृदा रंध्र अवकाश। क्या? मृदा रंध्र अवकाश प्रतिशत। क्या? मृदा रंध्र अवकाश प्रतिशत के बारे में अपन देख लेते हैं। तो ये है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, मृदा रंध्र अवकाश प्रतिशत की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाती है। सूत्र है मृदा रंध्र अवकाश का प्रतिशत बराबर 100 माइनस स्थूल घनत्व बटे कण घनत्व इंटू 100। ठीक है, तो ये है सूत्र। क्या है? सूत्र मृदा रंध्र अवकाश प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र है। क्या? मृदा रंध्र अवकाश प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, सूत्र क्या है? मृदा रंध्र अवकाश का प्रतिशत बराबर 100 माइनस स्थूल घनत्व बटे कण घनत्व इंटू 100। तो ये सूत्र आप लोग जरूर नोट करें। ठीक है, इसके बाद आता है स्थूल घनत्व। शुष्क मृदा की इकाई आयतन के द्रव्यमान को स्थूल घनत्व कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार जो परिभाषाएं होती हैं उसमें 1-2 नंबर की परिभाषाओं में पूछा जाता है स्थूल घनत्व किसे कहते हैं। शुष्क मृदा की इकाई आयतन के द्रव्यमान को मृदा का स्थूल या आभासी घनत्व कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं साथियों, स्थूल घनत्व ज्ञात करने का सूत्र।
स्थूल घनत्व ज्ञात करने का सूत्र आपको बता देते हैं साथियों। स्थूल घनत्व बराबर 1 घन सेमी शुष्क मृदा का द्रव्यमान बटा 1 घन सेमी जल का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। कण घनत्व पार्टिकल डेंसिटी रंध्राकार सहित शुष्क मृदा के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान कण घनत्व या वास्तविक घनत्व कहलाते हैं, ये नोट कर लेना, है ना। इस ग्राम प्रति घन सेमी में व्यक्त किया जाता है, इसे ग्राम प्रति घन सेमी में व्यक्त किया जाता है कण घनत्व को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। रंध्र अवकाश को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? मृदा कणाकार, सोइल टेक्सचर, मृदा संरचना, सोइल स्ट्रक्चर, मृदा परिच्छेदिका, सोइल प्रोफाइल, मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा, ऑर्गेनिक मैटर इन सोइल, जैविक सक्रियता, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये जो 5 है ये क्या करते हैं? अपने रंध्र अवकाश को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्या है? रंध्र अवकाश को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन अम्लीय एवं लवणीय मृदाओं का प्रबंधन। अम्लीय मृदा, एसिडिक सोइल, वह मृदा जिसमें हाइड्रोजन यानी OH, क्या हाइड्रोजन यानी आपका क्या OH, हाइड्रोजन OH आयन की अपेक्षा हाइड्रोजन H+ एवं एल्यूमिनियम Al3+ आयंस की प्रधानता होती है, अम्लीय मृदा कहलाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसे नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद अम्लीय मृदा के प्रकार कौन कौन से हैं? सक्रिय अम्लता, सिंचित अम्लता, 2 प्रकार हैं। अम्लीय मृदाओं का निर्माण मूल पेत्रक पदार्थ की प्रकृति, अधिक वर्षा द्वारा क्षारों का ह्रास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लेना। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड, इसे दोनों को नोट कर लेना। अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों का प्रभाव। नेक्स्ट है फिर मृदा अम्लीयता का पौधों पर प्रभाव। ठीक है, अधिक अम्लीय मृदाओं में पाए जाने वाले हाइड्रोजन आयंस H+ की अधिकता सांद्रता पौधों के लिए हानिकारक होती है। जड़ों की बढ़वार रुक जाती है। पौधों में कोशिका विभाजन, DNA निर्माण एवं श्वसन आदि क्रिया क्या होती है? प्रभावित होती है। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में P, Ca, Fe, Mn आदि का मृदा से अवशोषण रुक जाता है। मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम हो जाती है, पौधे मुरझा जाते हैं। ठीक है, कैसे हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। तो मृदा अम्लीयता का पौधों पर प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट है, ये 6 प्रभाव है, आप लोग इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन साथियों अम्लीय मृदाओं का प्रबंधन। ठीक है, समुचित जल निकास, प्रॉपर ड्रेनेज। ठीक है, उसके बाद क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग, यूज ऑफ बेसिक फर्टिलाइजर, चूने वाले पदार्थों का उपयोग। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका चूने वाले पदार्थों का महत्व। ठीक है, चूने वाले पदार्थों का उपयोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, नोटबुक में ये आप लोग नोट कर लेना, अक्सर एग्जाम में ये चीजें पूछ ली जाती है। ठीक है, तो इसके नोट जरूर करें। फिर आता है अम्लीयता सहन वाली फसलें उगाना, जो अम्लीयता को सहन कर सके ऐसी फसलें उगाना। कम अम्लीयता सहन करने वाली फसलें, ये पूरा एक चार्ट दिया हुआ है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर बता रखा है कम अम्लीयता सहन करने वाली फसलें कौन सी है? फूल गोभी, चुकंदर, बरसीम और रिंजगा। ठीक है, सामान्य अम्लीयता सहन करने वाली फसलें गेहूं, जौ, जई, मक्का, बाजरा, ज्वार, आलू। अधिक अम्लीयता सहन करने वाली फसल राई और घास। ठीक है, राई और घासें। ठीक है, लवणीय मृदा। ठीक है, लवणीय मृदा के बारे में अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट, ऐसी मृदा जिसके संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 4 डेसी साइमेंस प्रति मीटर। ठीक है, से अधिक, विनिमयशील, सोडियम 15% से कम तथा pH सामान्य 8.5 से कम होता है, लवणीय मृदा कहलाती है। ये लवणीय मृदा की परिभाषा है, इसे नोट जरूर करें लवणीय मृदा लगा के। ठीक है, लवणीय मृदा लिख के ये परिभाषा नोट कर ले, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसे नोट जरूर करें। ठीक है, लवणीयता का पौधों पर प्रभाव क्या पड़ता है उसका देख लेते हैं अपन। ठीक है, लवणीयता का पौधों पर प्रभाव। ठीक है, लवणीयता का पौधों पर प्रभाव क्या? इफेक्ट ऑफ साल्ट ऑन प्लांट्स। ठीक है, लवणीय प्रभावित पौधों में बीजों का अंकुरण ठीक प्रकार से नहीं होता। मृदा में घुलनशील लवणों की अधिकता होने से मृदा घोल गाढ़ा हो जाता है और पौधों की जड़ों के अंदर का घोल अपेक्षाकृत पतला हो जाता है। बाह्य
प्रासरण के कारण पौधों की कोशिकाओं से जल की द्रव्य मृदा विलयन में आने लगती है, जिससे पौधा मुरझा जाता है, मर जाता है। इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार मृदा में पर्याप्त नमी होने पर पौधों की वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे लवणीय मृदा बनने के कारण। लवणीय मृदा है वो किस कारण से बनती है, इसके प्रकार देंगे। शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु के कारण, उच्च जल स्तर के कारण, लवणीय जल से सिंचाई, फिर उसके बाद है हार्ड लेयर इन सब सोयल, खराब जल निकास, फिर लवणीय मृदाओं का प्रबंधन देख लेते हैं। लवणीय मृदाओं का पहला है भौतिक उपयोग। भौतिक उपयोग में पहले खुरुचने के बाद में क्या है, लवणों का बहाना। ठीक है, लवणों को बहाना। फिर उसके बाद इसमें कुछ है नहीं, नॉर्मल चीजें हैं, पॉइंट से याद रखें। फिर निक्षालन, ठीक है। उसके बाद रासायनिक उपयोग में ये कुछ रसायन दिए हुए हैं, ठीक है, इनका उपयोग कर सकते हो आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, कुछ रसायन दिए हुए हैं और कुछ रसायनों के बारे में यहाँ पे डिटेल है कि किस तरीके से आप उपयोग कर सकते हो। जैसे जिप्सम हो गया आपका, चूना पत्थर हो गया आपका, फिर पायराइट्स हो गया आपका। उसके बाद मृदा प्रबंधन उपाय की मृदा का प्रबंधन किस प्रकार करें। खेत की तैयारी एवं जुताई अच्छे से करके। ठीक है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट लाइन आपको ये बता दूं, परीक्षणों से ज्ञात होता है कि मिट्टी पलटने वाले हल 15 से 20 सेमी गहरी जुताई करने के पश्चात बीज बोने पर बीजों का अंकुरण अधिक होता है। ये इंपॉर्टेंट है खेत की तैयारी एवं जुताई के अंदर, तो ये नोट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है साथियों, बुआई की विधि, सोइंग मेथड, बीज की मात्रा, सीड रेट भी डिसाइड करता है। ठीक है, उसके बाद आपकी सिंचाई हो गई, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों का उपयोग, लवण प्रतिरोधी फसलों का चयन। ठीक है, लवण प्रतिरोधी फसलों का चयन, उच्च लवण प्रतिरोधी सहिष्णु फसलें, मध्यम लवण प्रतिरोधी सहिष्णु फसलें और न्यूनतम लवण रोधी सहिष्णु फसलें हैं, और उचित फसल चक्र अपनाकर। ठीक है, तो इसमें ये लवण प्रतिरोधी फसलें हैं, तो ये आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट करें और ये आप लोग यूज कर सकते हो। उसके बाद आप फसल चक्र अपना सकते हो, धान सरसों 1 वर्ष, फिर धान जौ डेचा अरीखा सरसों 2 वर्ष, फिर डेचा, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है फसल चक्र में, ये भी आप लोग नोट जरूर करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूं, उसको नोट जरूर करना है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, राजस्थान की मृदाएं, अब बात करेंगे अपन क्या, राजस्थान की मृदाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, राजस्थान की मृदाएं, ठीक है, पौधों के लिए मृदा एक प्राकृतिक माध्यम है। पौधे अपने भोजन के अधिकांश पोषक तत्व जल, वायु तथा मृदा से प्राप्त करते हैं। मृदा पौधों को सीधा खड़ा रखने में प्रत्यक्ष आधार प्रदान करती है। राजस्थान में पाई जाने वाली मृदाओं को उनकी प्रधानता, उपलब्धता, विशेषता तथा कृषिगत उर्वरकता के आधार पर 8 प्रकारों में बांटी गई है। अब बताओ, इसमें इंपॉर्टेंट ये बनता है, राजस्थान की मृदाएं कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती हैं, तो कितने प्रकार की होती हैं, 8 प्रकार की होती है मुख्यतया। कितने प्रकार की होती है मुख्यतया, 8 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, चले देख लेते हैं। रेतीली या बलुई मृदा, ठीक है, भूरी रेतीली मृदा, लाल पीली मृदा, लाल लोमी मृदा, दोमट या कछारी मृदा, काली मृदा, लाल व काली मिश्रित मृदा, भूरी रेतीली कछारी मृदा। ठीक है, मिट्टी, तो ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर नोट करें। राजस्थान की मृदाओं के प्रकार मुख्यतः कितने भागों में इन्हें बांटा गया है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है और ये प्रकार हैं, आप लोग नोट जरूर करें। ठीक है, उसके बाद अपन पहली रेतीली या बलुई मृदा के बारे में देख लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट चीजें देख लेंगे। इसमें 90 से 95% बालू तथा 5 से 7% मृत्तिका पाई जाती है। ये मुख्यतः जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, झुंझुनू, नागौर में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं भूरी रेतीली मृदा के अंदर। अरावली के पश्चिमी भाग में यह मृदा लगभग 36,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू जिलों में अधिकतर यह मृदा पाई जाती है। इसका रंग कैसा होता है, भूरा। भूरी रेतीली मृदा का रंग कैसा होगा, भूरा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर इस मृदा में फास्फोरस तल अधिक मात्रा में पाया जाता है। बनावट की दृष्टि से यह मृदा मध्यम से थोड़ी भारी होती है। ठीक है, मध्यम से कैसी होती है, थोड़ी भारी होती है। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाल पीली मृदा। कौन सी, लाल पीली मृदा। इसका
इस मृदा का पीएच मान 5.5 से 8.5 के बीच होता है। पीएच मान ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट करें। कहाँ कहाँ पाई जाती है? उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, सिरोही, अजमेर, चित्तौड़गढ़ में ये पाई जाती है। लाल पीली मृदा पाई जाती है, ठीक है। लाल लोमी मृदा ये कहाँ कहाँ पाई जाती है आपकी? ये मृदा दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के कुछ भागों में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लेना। फिर उसके बाद आपको लिखना है दोमट या कछारी मृदा, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी पाई जाती है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर जिलों में ये पाई जाती है। इसमें सभी फसलें हैं सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। बढ़िया मिट्टी है या बढ़िया मृदा है, ठीक है। काली मृदा, ठीक है। काली मृदा की बात करें, यह मृदा काले रंग की होती है। उदयपुर, कोटा डिवीजन यानी खंड में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। वैसे सभी प्रकार के फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त रहती है, लेकिन कपास के लिए काली मृदा आपको पता है सर्वोत्तम मानी जाती है, ठीक है। लाल व काली मिश्रित मृदा ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। इसमें किस किस चीज़ की कमी होती है? इसमें होती है फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। इसमें कपास, मक्का आदि की खेती की जाती है। भीलवाड़ा, उदयपुर के पूर्वी भागों में, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं साथियों, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, ठीक है। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, यह मिट्टी अलवर, भरतपुर के उत्तरी भाग, गंगानगर जिले के मध्य भाग में मिलती है। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है, इसीलिए उपजाऊ और यह कपास, गेहूं उत्पादन के लिए अच्छी रहती है। मृदा का उपरोक्त वर्गीकरण तथ्यों पीएच मूल्य के आधार पर किया जाता है। राजस्थान कृषि विभाग में मिट्टी के उर्वरता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जिसमें 14 तरह की मृदाओं के नाम उल्लेखित है। कितनी तरह की मृदाओं के नाम उल्लेखित है? कितनी तरह की मृदाओं के नाम उल्लेखित है? 14 प्रकार की मृदाओं के नाम उल्लेखित है, जिसमें फर्स्ट है रेतीली मृदा, रेतीली दोहरेयुक्त मृदा, सिरोजोन मृदा, भूरी चूनायुक्त मृदा, नई जलोट मृदा, पीली भूरी मृदा, गहरी सामान्य काली मिट्टी, रेतीली चूना रहित मृदा, रेतीली जलोट मृदा, जिंक एवं चूनायुक्त मृदा, लवणीय एवं क्षारीय मृदा, धूसर भूरी जलोट मृदा, लाल दोमट मृदा और पथरीली मिट्टी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग है इसे नोट कर लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग है इसे नोट कर लेना। तो ये आपके आगे क्वेश्चन आंसर, तो इनको मैंने आपको बता ही दिया। ये हम लोग लास्ट में करवाएंगे, जब भी आपकी एग्जाम नजदीक होगी उस टाइम में इंपॉर्टेंट लाइव आके आपको लाइव सॉल्यूशन देंगे इनका। तो आप निस्फिकर रहिए इनके लिए। तो साथियों, इस क्लास के अंदर अपन ने जो अपना अध्याय 3 था मृदा यानी सोयल, ठीक है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख ली है, कंप्लीट डिटेल में अपन ने बात कर ली है। और अभी तक भी अगर आपका कोई इस क्लास को लेकर डाउट हो, कोई आपका क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। और नहीं, आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर हमें पर्सनली मैसेज करके भी इन चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हो। कोई भी आपका क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। साथ ही इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ साथियों, अपन ने कंप्लीट डिस्कशन है वो कर लिया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृषिवर्ष द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम भी हमारा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप फॉलो कर सकते हो साथियों। और अपन ने जो 3rd चैप्टर है वो सोयल वाला मृदा कंप्लीट कर लिया है। अपन 4th चैप्टर रहेगा अपना, उसके अंदर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट अपनी क्लास के अंदर। धन्यवाद साथियों।